जी क्या जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सबक सहाफ़त और रिपोर्ट के लिए। सहाफ़त का तारुफ पढ़ते हैं हम। एक मशहूर उर्दू सहाफ़ी दीवान सिंह मफ्तू ने अपने खुद नविश्त या खुदनोश साने या नाकाबिल फरामोश में अपने सहाफ़ी बनने की वारदात लिखी। सहाफ़ी बनने की वारदात है ना, कमाल की चीज़ है, कोई अजनबी और अनोखी चीज़ हो गई। उन्होंने गुज़श्ते सदी की तीसरी दहाई में चौथी क्लास पास की थी। लाहौर में एक डॉक्टर की दुकान पर कंपाउंडर की नौकरी कर ली। सस्ता ज़माना था, 5 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। 2 रुपये महीने में नाश्ता और खाना चलता था। 1 रुपये महीने के लिए अखबार लेने जाते थे और 2 रुपये महीना बचाते थे। जब कुछ पैसा जमा हो गया तो लखनऊ गए। उस ज़माने के मशहूर एडिटर जालिब दहलवी के दफ्तर पहुँचे जो रिहायशी मकानात से मिला हुआ था। एडिटर साहब ने कहा, तो आप सहाफ़त सीखेंगे, और काम में मसरूफ़ हो गए। दोपहर का वक्त हो गया। एडिटर साहब ने देखा कि वो लड़का खड़ा हुआ है। घर में गए और उसके लिए खाना भेज दिया। दोपहर के आराम के बाद आए तो वो लड़का मैच के सामने खड़ा था। फिर काम में लग गए और शाम हुई। घर में से खाना आ गया और दफ्तर में सोने की इजाज़त मिल गई। उस लड़के की लगन को देखते हुए बस पहले तो कहा और अपने काम में मसरूफ हो गया। फिर याद आया जब दोपहर का टाइम हुआ, अरे ये अभी तक खड़ा है। सोचा कि सुबह से खड़ा था, उसे खाना ही दे दो। फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। शाम आई, अरे ये अभी तक खड़ा है। फिर उसकी लगन देखी कि सुबह से लेकर शाम तक ये एक ही टांग पे खड़ा है और इस काम के लिए खड़ा है जो मैं उससे जो ये करना चाहता है वो क्या है, सहाफ़त। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कर लेना, अभी रहने का तो इंतज़ाम करो, तुम यहीं सो जाया करो। 3 दिन तक वो लड़का उस्ताद की मेज के सामने खड़ा रहा। चौथे दिन उस्ताद ने इंग्लिश की एक छोटी सी खबर दी कि इसका तर्जुमा करके लाओ, ट्रांसलेट करके लाओ। लड़का बहुत खुश हुआ। इस खबर का तर्जुमा किया, उस्ताद को दिया। उन्होंने बगैर पढ़े इसकी पुड़िया बनाई और रद्दी की टोकरी में डाल दी। देखिए, पहले समझ लीजिए क्या सिचुएशन थी। चौथी क्लास, आज की चौथी क्लास का बच्चा कुछ ट्रांसलेशन कर लेगा? कब की बात हो रही, यानी उसकी पढ़ाई किस आला दर्जे की थी कि उसने ट्रांसलेशन किया। लेकिन वो अलग बात है कि वो उस मयार का या उस लेवल का नहीं था, उस सतह का नहीं था जो एक अखबार की जीनत बन सकता था। तो इसलिए जालिब साहब ने बगैर पढ़े पुड़िया को पढ़ से कागज को पुड़िया बनाया और रद्दी की टोकरी में डाल दी। दूसरी खबर दी, इसके तर्जुमे का भी वही हशर हुआ। कोई एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। तब एक खबर के तर्जुमे की तस्हीह की, बैन सतुर में लाल रोशनाई से तस्हीह की और वो खबर छपी। लड़का बहुत खुश हुआ। अब तर्जुमे के लिए खबरें मिलती, तर्जुमे की तस्हीह में सुर्ख रोशनाई का इस्तेमाल होता। देखिए, कुछ और चीज़ आ गई है, मैं बुलाता हूँ। हम पढ़ रहे हैं सहाफ़त और रिपोर्टिंग, और वो चीज़ आ रही है गज़ल से रिलेटेड। कहीं ना कहीं किताब की उसमें तरतीब में गलती हो रही है। मैं भी बुलाता हूँ। अब्दुल्ला साहब, अच्छा, ये जो है सबक हम पढ़ रहे हैं सहाफ़त। ये सबक सहाफ़त है यहाँ तक, और इसके बाद जो आ रहा है वो गज़ल की तारीफ आ रही है, गज़ल का वो आ रहा है तरक्की पसंद तहरीक का। तो इसमें ये है कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सहाफ़त और रिपोर्टिंग। तो आधा सबक कहीं और है और आधा सबक कहीं और है। हम्म, हाँ नीचे देखिए। एक मिनट बस बस बस, थोड़ी यहाँ पे आ गए। ठीक है, ठीक ठीक, एक सेकंड। हाँ हाँ, खोल दीजिए। किसी अच्छे सहाफ़ी ऐसा मुतालिक अखबार या रिसाले से तवक्को की जाती है कि वो बेलाग
लिपट पूरी दयानतदारी से अपने क़ारीन तक खबरें मज़ामीन पहुँचाए। अच्छी सहाफ़त के लिए देखिए वो हमारी कहानी बीच में अधूरी रह गई, वो पेज कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा। एक बार ट्राई करते हैं कि हो सकता है नीचे से चीज़ें खुल जाएं, लेकिन वो नहीं है क्योंकि हम वो कहानी पढ़ रहे थे ना उसकी कि वो किस तरह सहाफ़ी बने, लेकिन इस किताब में नहीं है। नहीं, एक्सरसाइज तो है लेकिन वो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं इसमें है ही नहीं और आएगा भी। ये 2 चैप्टर क्या है तो एक मिनट हटा जी है। ये सही खुला हुआ है, नहीं पुराना वाला है ये 10वीं का 30 खुले 30 है, ठीक है 30A 30 खुली है, 30 है, 3 भी खोल के कोई फायदा नहीं। नहीं ये नहीं है, 30A ही खुलेगा, 30A ही खुली है, ये वाला ठीक है। दोबारा देखते हैं इन्होंने नहीं कर रखी है इसमें ना, चैप्टर इधर उधर हो गया। एक जो हमारा काम होना चाहिए ना ये वाला, इसके बाद जो दूसरा पेज आ रहा है वो गज़ल की हिस्ट्री आ रही है, और जो इसके बाद का एक पेज मिसिंग है, ये गज़ल की हिस्ट्री आ गई, ये फिर दूसरी चीज़ आ गई, एक पेज बीच का मिसिंग है। खैर छोड़िए, फिर जहाँ से शुरू फिर वहीं से कर देते हैं। देखिए आवाज़ आ रही है मेरी, खुला हुआ माइक। देखिए वो जो हम कहानी पढ़ रहे थे वो हमारी किताब में नहीं है, रिकॉर्ड हमारे पास इसमें नहीं है PDF की शक्ल में। तो जब या तो आपके पास किताब पहुंचे उसमें पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद की जो सिलसिले कंटिन्यूटी में आती है मैं उसको दोबारा शुरू करता हूँ। किसी अच्छे सहाफ़ी से मुताल्लिक़ अखबार या रिसाले से तवक्को की जाती है कि वो बेलाग लिपट पूरी दयानत से अपने क़ारीन तक खबरें मज़ामीन पहुँचा दे। सहाफ़ी की, रिपोर्टर की जिम्मेदारी क्या है? यही तो है ना कि जो चीज़ जैसे उसे मानोआन ऐसे ही बयान कर दिया जाए, उसमें कोई मिर्च मसाला ना लगाया जाए, नमक मसाला ना बढ़ाया जाए, यानी कोई अपनी तरफ से अल्फाजों की जमा पूंजी को इजाफा ना किया जाए। अच्छी सहाफ़त के लिए साफ सुथरा और गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। ऐसे अखबार या रसाइल सही मायनों में अपने क़ारीन की ज़ौक़ की तस्कीन करते हैं, है ना। दयानतदार सहाफ़ी ख़ास तौर पर सियासी और समाजी पॉलिसी के अखबारों से और रसाइल के लिए आसान नहीं है। ये खबरों को सही तौर पर पेश करना कुछ अफराद, ग्रोह या हुकूमत की नागवारी को दावत दे सकता है। आज़ादी से पहले के हुकूमत ने अखबारों पर हुकूमत की नज़र अखबारों पर बहुत सख्त रहती थी। तहज़ीबुल अखलाक, है, दूसरे मुख्तलिफ किस्म के रिसाले जो मुजाहिदीन आज़ादी छापते थे, उन पर अंग्रेज़ों की बहुत सख्त नज़र रहती थी, कड़ी नज़र, एक एक पेज, एक एक खबर, एक एक उस पर गहरी नज़र रहती थी। हुकूमत का एक पूरा इदारा उसके लिए वक्फ होता है कि कौन सा अखबार क्या छाप रहा है, कहीं उसमें कोई खबर हुकूमत के खिलाफ तो नहीं है ना। तो वो तमाम चीज़ें रहती थी और आज भी ऐसा होता है। कुछ अखबारों पर उनकी साफ़गोई पर तंबीह की जाती थी, ज़मानत तलब कर ली जाती थी, फिर हुकूमत के खिलाफ लिखने पर ज़मानत ज़ब्त कर ली जाती थी, अखबार बंद कर दिया जाता था। मौलाना हसरत महानी को उनकी सहाफ़त की वजह से कैद किया था। मौलाना आज़ाद का अखबार अल हिलाल बंद किया गया था। आज़ादी मिलने के बाद अब हिंदुस्तान में प्रेस या अखबार पर वो पाबंदी नहीं है। अखबार अब खुलकर हुकूमत के कामों पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस आज़ादी की भी एक हद है। ऐसी खबरें जिसमें सच्चाई कम हो या बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हों, जिससे किसी फ़र्द की तौहीन होती हो, और वह अखबार या सहाफ़ी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक नीम सरकारी इदारा है जो अखबारों पर नज़र भी रखता है और नामुनासिब तरीक़े से कोई सहाफ़ी अखबार मुसीबत में पड़ जाता है तो उसकी मदद भी करता है। प्रेस काउंसिल ऑफ
इंडिया क्या है? नीम सरकारी इदारा। ये याद रखने वाली चीज है, भूलना नहीं। नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में। अकबर इलाहाबादी का कौल है कि अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अगर आपको तोप से मुकाबला करना है फौरन, बाद में, पहले, कभी भी, तो उसके मुकाबले के लिए प्लानिंग मंसूबाबंदी की जरूरत है। और उस मंसूबाबंदी में सबसे ज्यादा जो अहमियत रखती है वो अखबार रखता है, जो उस वक्त लोगों की राय को बदलने के लिए बहुत कारगर जरिया था, बहुत पुरअसर जरिया था। अखबार राय आमा पर असरअंदाज होता है, इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। हुकूमत प्रेस के महकमे के जरिए अखबारात में जो कुछ छपता है उस पर नजर रखती है और कहती है तुझको खल्के खुदाए गाबाने क्या को जानकर अपने फैसलों पर नजरसानी करती है। हुकूमत की कोई भी पॉलिसी है, नई पॉलिसी आई, लागू कर दी, इम्प्लीमेंट कर दिया, प्लानिंग मनसूबाबंदी कर रही है, उसने अखबार में निकाल दिया, ये बता दिया लोगों को कि हम प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें। अब क्या है, उस तक लोगों की आम राय कैसे पहुंचे? अखबारत के जरिए तो पहुंचेगी। और उसके बाद जब लोग अपनी टिप्पणी करते हैं, राय जनी करते हैं अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आजकल तो सोशल मीडिया, उसके जरिए, तब वो उस पर नजरसानी की जाती है। अखबारात की राय अम्मा की ताकत के पेश नज़र सियासी जमातें, सियासी अफराद या सियासी समाजी ग्रोह अखबार निकालते हैं ताकि राय अम्मा को अपने हक में हमवार और मुतासिर कर सके। सहाफत एक बाइज्जत, मुफीद और ताकतवर पेशा है। सहाफत है क्या? सहाफत एक ताकतवर, बाइज्जत, मुफीद पेशा है। सेहतमंद दयानतदारी सहाफत मुल्क की और मुल्क के लोगों के लिए तरक्की का बेहतरीन जरिया है। सेहतमंद दयानतदार सहाफत। लेकिन हुकूमत की तरफ से, प्रेस काउंसिल की तरफ से और अवाम की तरफ से सेहतमंद सहाफत की हिम्मत अफजाई होनी चाहिए ताकि अच्छा हथियार जहन और हर किस्म की तरक्की में मददगार बने। सहाफत एक बाकायदा फन है। ऐसा नहीं कि कोई अलटप आया एकदम से, एक्सम्पोर आया और सहाफत शुरू कर दिया, जी मैं भी साफी बन गया। आजकल देखते हैं लोगों ने क्या कर रखा है, मोबाइल लिया, कैमरा ऑन किया और कहीं की भी रिकॉर्डिंग बनाने लगा है, और वो भी अपने आप में साफी कहलाने लगे, फ्रीलांस के नाम से, है ना, आजाद मनीष। ये नहीं है भाई। कोई भी काम करने से पहले, कोई सवाल है इनका? कोई सवाल है आप लोगों का? वालेकुम सलाम। सर इसको आपकी बात मुझ तक समझ नहीं आ रही है, बहुत साफ और वाज़ेह अल्फाज में बोलिए। अच्छा, जो मार किया वो आपको दिख नहीं रहा? ओके ओके भाई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक नीम सरकारी इदारा है जो अखबारों पर नजर भी रखता है और नामुनासिब तरीके से कोई सहाफ़ी अखबार मुसीबत में पड़ जाता है तो उसकी मदद भी करता है। किसी भी अखबार ने कोई खबर छापी जो किसी आम आदमी या किसी अच्छे आदमी के लिए थी और उसकी हद तक हो गई, उसे लगा कि मेरी हद तक हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, उसने केस कर दिया, तो ये केस सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएगा। वो अपने तौर पर इसकी तहकीक करेगी। अगर आदमी सही है तो अखबार को तंबी करेगा और अखबार सही है तो आदमी को तंबी करेगा। उसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे उन पर जुर्माना लगाए या उनका लाइसेंस जब्त करे, और अगर आदमी गलत है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अखबार गलत है, अगर हल्की फुल्की है तो तंबी करके छोड़ देगा, पेनल्टी लगा के छोड़ देगा। अगर ज़्यादा तेज है तो फिर उसका लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सरकारी जिम्मेदारी है। अब समझ में आ रहा है आपको? जी। सहाफत एक, ठीक है, सहाफत एक बाइज्जत, मुफीद और ताकतवर पेशा है। सेहतमंद दयानतदार सहाफत मुल्क के और मुल्क के लोगों के लिए तरक्की का बेहतरीन जरिया है। लेकिन हुकूमत की तरफ से, प्रेस काउंसिल की तरफ से और अवाम की तरफ से सेहतमंद सहाफत की हिम्मत अफजाई होनी चाहिए ताकि अच्छा हथियार जहन और हर किस्म की तरक्की में मददगार बने।
देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि सहाफत डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, मजबूत खंबा है, मजबूत बुनियाद है। सहाफत एक बाकायदा फन है, जाहिरी बात है, सहाफत एक बाकायदा फन है। हर कोई आदमी हर वक्त आजकल तो सहाफी बना है, जो सही नहीं है। सहाफत के मायने ही बदल दिए हैं। आपके हाथ में मोबाइल की शक्ल में कैमरा आ गया, आपने सोचा कि हम भी रिपोर्टर बन जाएं, सहाफी बन जाएं, हम भी अपनी खबरें बनाएं और वायरल कर दें। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सहाफत, इसके जुमरे में कौन कौन सी चीजें आती हैं देखिए। इदारिया, एडिटोरियल जिसे कहते हैं, रिपोर्ट तैयार करना, जो आप मुख्तलिफ किस्म की खबरें आप तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स, खबरें तैयार करना, है ना। इश्तहारात की तैयारी, सुर्खी लगाना, तबसरा नवीसी, इंटरव्यू फीचर लिखना। सुर्खी नवीसी, वो सुर्खी लगाना वो नहीं जो हम लगाते हैं सुर्खी, सुर्खी वो जो अखबारों में खबरों की हेडिंग होती हैं उनको, और हुकूमत की पॉलिसीज पर या हालात पर, कोई किसी हालात पर, किसी सिचुएशन पर, किसी हादसे पर, किसी काम पर, किसी पॉलिसी पर अपनी राय जनी करना, उसे कहते हैं तबसरा, तबसरा नवीसी। किसी से जाके सामने अपने आप से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, उसे कहते हैं इंटरव्यू लिखना, फीचर लिखना। जिंदगी के किसी भी वाक़यात को मनोन ऐसा ही बयान कर देना जैसा आपने देखा, उसे फीचर लिखना कहते हैं। और इश्तहारात की तैयारी, वो इश्तहारात तो अपने सामान को फरोख्त करने के लिए आप उसे कैसे दिलचस्प अंदाज में कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बना सकेंगे, जो दूसरे पर असर डाले, दूसरे को मुतासिर कर सके, वो इश्तहारात की तैयारी है। आप देखते हैं, इसके तो मैं आपको मिसाल कई दे सकता हूँ कि टीवी में आप देखते हैं कि 20 सेकंड का इश्तहार, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, टाइड का, अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं और वो सबको बैठा हुआ दिखा रहे हैं कि सब बैठने की, आधे घंटे बैठने की जरूरत नहीं है और 10-15 मिनट में सफाई हो जाती है। घड़ी का, टाइड का, घड़ी का वो ऐड दिखा रहे हैं। तो अपनी बात को इतने मुतासिर कुन अंदाज में पेश करना कि सामने वाला आपकी बात से मुतासिर हो सके और उस पर अमल दरामद भी कर सके, ये इश्तहारात की तैयारी। इस सबक को पढ़ने और समझने के बाद आप जान सकेंगे कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट के मुख्तलिफ पहलू कौन से हैं, रिपोर्ट कितने किस्म की होती है और रिपोर्ट की ज़बान कैसी होती है। अल्फाज मायने, खुद नोश्त या खुद नविश्त, किसी इंसान की ज़िंदगी के वाक़ात उसी के हाथ से लिखे गए हों। ये लफ्ज़ खुद नविश्त या खुद नोश्त सुआना उमरी है, जिसका मुखफ़फ़ है खुद नोश्त। तस्हीह करना, ठीक करना, मुस्तनद, भरोसे के काबिल, मातबर, कोशिश करते हुए, रसाइल, रिसाले की जमा, उजरत, जल्दी, आगाही, जानकारी, ताजील, जल्दी, कारहाय नुमाया, बड़े और अहम काम, बेलाग लिपट, गैर जानिबदारी तरीके से, राय अम्मा, आम लोगों की राय। आपने क्या सीखा? देखिए ये 2 सवाल, पहला तो ठीक है, हम इससे जवाब दे सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो दूसरा मफ्तू के उस्ताद जनाब जालिब दहलवी थे, ये भी हमें पता हो गया। सहीफा और सहाफत एक दूसरे से मुताल्लिक है, ये चीज़ हमारी अभी सबक में नहीं आई। सहाफत अलग है, सहीफा अलग है। सहीफा आपको पता होना चाहिए कि सहीफा किसे कहते हैं। इसलिए नहीं कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं, इसलिए कि मुस्लिम होने के नाते हमें पता है कि जो किताबें आसमान से नाजिल हुई, कुछ किताबों की शक्ल में अल्लाह के अहकामात कुछ किताबों की शक्ल में नाजिल हुए, जो हमारे पास कुरान, तौरात, इंजील की शक्ल में सामने आए, और कुछ चीज़ें कुछ सफ़हात की शक्ल में, कुछ मुखफ़फ़, बहुत ही कम मुख्तसर चीज़ों की शक्ल में वो हम नाजिल हुए, उनको सहीफ़ा कहते हैं, है ना। सहाफ़त अलग है और सहीफ़ा अलग है। वक्फ़ा इशाअत के लिहाज से अखबार और रसाइल कई तरह के होते हैं, मौजू के लिहाज से भी अखबार और रसाइल कई तरह के हो सकते हैं। सहाफ़त एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर पेशा है। इख्तितामी सवालात, जितना हमने सबक पढ़ा है उसके हिसाब से हम जितना कर सकते हैं उतना इख्तितामी सवालात को कर लेंगे। और अगर किताबें पहुंच गई भी इनके पास, सबके पास, अगर किताबें नहीं पहुंची हैं तो इसी में इक्तफ़ा कीजिए, और अगर किताबें पहुंच गई हैं तो आप किताब से इसे दोबारा से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, इल्तिमास है कि आप डाउनलोड खुद से किताब को करें
और उसमें से ये सबक ज़रूर डाउनलोड करें और इसको दोबारा से पढ़ें, क्योंकि मुझे भी महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ कमी इसके अंदर है। रिपोर्ट तैयार करना किसी वाक़े, हादसे, तकरीब या दीगर हक़ाइक़ के मौरूज़ी, मौसर और मुकम्मल बयान को रिपोर्ट कहते हैं। देखिए, ये जो सवाल, जो चीज़ पहले आनी चाहिए थी वो बाद में आ रही है, और जो बाद में आनी चाहिए थी वो पहले आ गई। तो ये देख लीजिए कि रिपोर्ट तैयार करना कैसे होता है, ये चीज़ें देख लीजिए। इसमें तमहीदी तौर पर हक़ाइक़, पस मंज़र, मकाम, तारीख़, तैयारी, एहतमाम, मकासिद अवाम की दिलचस्पी और शमूलियत बयान करने के बाद असल मौजू पेश किया जाता है। कितनी सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। खाली रिपोर्ट पेश करने ये नहीं कि हम गए और हमने देखा और हमने बयान कर दिया, बम फट गया। हाँ, हमने देखा ज़ख्मी हो गए लोग, बाग ज़ख्मी हो गए। हमने देखा हमारा इम्तहान जो है पोस्टपोन हो गया, मुलतवी हो गया, है ना। हमने देखा ज़लज़ला आ गया, हमने देखा बाढ़ आ गई, हमने देखा मकान ढह गए। ये सब चीज़ें देख तो रहे हम, और हमने अपनी फीचर बनाना, मतलब रिकॉर्डिंग करना भी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले पस मंज़र पेश किया जाता है, बारिश, मकानों की ज़बूहाली, है ना, ये तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। उसके बाद अपनी खबर बयान की जाएगी, और वो अल्फाज बहुत ही दिलचस्प और शाइस्ता होने चाहिए ताकि आप सामने वाले को अपनी अखबार की तरफ, अपनी खबर की तरफ मुतवज्जो कर सको। उसकी हेडिंग में सुर्खी भी होगी जिसमें शरीक लोग और मुताल्लिक़ अफराद का जिक्र होता है। आखिर में तकरीब या वाक़े के नताइज और असरात का जिक्र किया जाता है। ये रिपोर्टिंग हो रही है। अगर हम तकरीब का जिक्र करें तो 15 अगस्त का भी रंगारंग प्रोग्राम का जिक्र करें तो उसमें 15 अगस्त के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, 15 अगस्त की अहमियत बताएंगे, और आज़ादी की अहमियत बताएंगे, और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है वो बताएंगे, और कहाँ मनाया गया, किसने उसमें पार्टिसिपेट किया, किसने उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया, वो तो, और कितने बजे से कितने बजे तक वो प्रोग्राम शुरू हुआ, कहाँ पर वो प्रोग्राम था, उसमें क्या क्या झंडा सलामी की गई, राष्ट्रीय गान पढ़ा गया, है ना, वो तमाम चीज़ें, कौमी तराना पढ़ा गया, तमाम चीज़ें उसके अंदर बयान करेंगे, और अपनी रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, और वो लोग जो उसमें शामिल होते हैं वो पढ़ सकें, तो उनमें चंद एक नाम भी डाल देंगे कि इनमें ये लोग थे, ये लोग थे, ये लोग थे, ये इन लोगों ने शिरकत करी। इससे क्या होगा, हर आदमी अपना नाम किसी प्रिंट मीडिया में पढ़ने का शौकीन होता है और कोशिश करता है कि उसका नाम भी कहीं ना कहीं मिल जाए, तो वो भी आपके अखबार को, आपकी खबर को पढ़ने की कोशिश करेगा और 4 आदमियों को और बताएगा, देख देख मेरा नाम फला जगह आया था, देख देख मेरा नाम फला अखबार में आया, मेरी फला रिपोर्ट में मेरी नाम आया। और अगर तस्वीर छाप दी तो खुद ही आपकी वो करता रहेगा, तारीफ करता रहेगा और खुद ही आपकी पब्लिसिटी करता रहेगा। आखिर में तकरीब या वाक़े के नताइज का असरात का जिक्र किया जाता है। इस तरह रिपोर्ट में 3 पहलू शामिल होते हैं, पस मंज़र, वाक़या और असरात। असल वाक़या और असरात। देखिए रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। रिपोर्ट में 3 चीज़ें शामिल हैं, पस मंज़र, असल वाक़या और असरात। रिपोर्ट मुख्तसर भी हो सकती है और तवील भी। इसका इन्हिसार वाक़या या तकरीब की अहमियत और ज़रूरत पर होता है। छोटी रिपोर्ट भी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं। आपके ऊपर इन्हिसार करता है कि आप किसी बात को कितनी अहमियत देते हैं। जिस बात को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं और समाज में वो ज़्यादा अहमियत रखती है, आप उसको उतना ही लंबा और तवील कर सकते हैं। जो कम इम्पोर्टेंस है, कम अहमियत है, उसे हल्का भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है आपके ऊपर जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है। किसी तकरीब, सेमिनार, सिंपोजियम की रिपोर्ट लिखी जा सकती है। स्कूल की तकरीबात जैसे 15 अगस्त की तकरीबात, स्कूल की सालाना तकरीबात की रिपोर्ट भी लिखी जा सकती है। अक्सर आप लोगों ने अखबार में कभी सैलाब की रिपोर्ट, कभी किसी रेल हादसे की रिपोर्ट पढ़ी होगी। हफ्ता भर पार्लियामेंट के इजलास में क्या हुआ, इसके इर्द गिर्द रोदात बयान की जाए तो ये भी एक रिपोर्ट है। इसी तरह खेल कूद के बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है। इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों के बारे में भी रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट की ज़बान, इस्तिलाहात रिपोर्ट के मौजू के एतबार से इस्तेमाल होते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है इस्तिलाहात, किसी लफ्ज़ या अल्फाज को उसके मायने, उस मायने के बजाय किसी दूसरे मायने में इस्तेमाल करना और समझना, इस्तिलाहात, या हमारे लैंग्वेज में कहते हैं टर्मिनोलॉजी। रिपोर्ट कई तरह की हो सकती है, जैसे वाक़याती या हादसाती। कोई वाक़या हो गया या हादसा हो गया, आपने बयान कर दिया। तहकीकाती,
उस वाकयात या हादसे के पीछे के रीजन, सबब, असबाब, तजज़ियाती। उसके बाद हमें देखना कि ये हम कैसे इसको टाल सकते थे, इसमें और कैसे सुधार किया जा सकता था, तजज़िया। तासुराती, हम होते तो और क्या कर सकते थे, या इसके और क्या नताइज, अच्छे नताइज कैसे आ सकते हैं। अफवाही, एक रिपोर्ट आई, उसकी बुनियाद पे कई सारी अफवाह उड़ गई जो हकीकत से जिनका कहीं भी वास्ता ना था, और उसके सिवा कई सारी चीज़ें खराब फैल गई, कई सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो फैल गई, कुछ फेक न्यूज़ होती हैं, वो चीज़ें, वो सब अफवाहों की उसमें कैटेगरीज में आती हैं। इन सब में सबसे आसान और आम वाक़यात, सबसे आसान कौन सा है? आम वाक़याती रिपोर्ट है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे मनवान वैसे ही बयान कर दिया जाए। इसमें देखकर, सुनकर और कभी कभी सवालात करके मवाद हासिल किया जाता है। आइए हम मुख्तलिफ रिपोर्टों के नमूने देखें। नमूना नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 1, सविता रानी और ईद मिलन। 11 जनवरी दिल्ली पब्लिक वेलफेयर कमेटी की तरफ से मुनक़िद ईद मिलन की तकरीब में सविता रानी शिरकत के लिए तशरीफ ला रही। कमेटी के मेंबरान के अलावा इस तकरीब में शहर के अहम अफराद और सहाफ़ी शरीक थे। औरतों की तादाद ज़्यादा थी। तकरीब का आगाज़ बच्चों ने एक गीत से किया जो कौमी यकजहती से मुताल्लिक़ था। सविता जी बहुत खुश थी और मुस्कुराया कर लोगों से मिल रही थी। मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने सविता जी से सियासी सवालात करना शुरू कर दिए, जिसे इन्होंने पसंद नहीं किया और लोगों को टालना चाहा। लोग वज़ीर आला को हटाने का मुतालबा कर रहे थे। जब सवालात और शोर बहुत बढ़ गया तो कमेटी के ज़िम्मेदारान तकरीब ख़त्म होने से पहले ही उन्हें वहाँ से वापस ले गए। तकरीब में आए हुए लोग बहुत मायूस दिखाई दे रहे थे और ईद मिलन की तकरीब को सियासी रंग देने पर एतराज़ कर रहे थे। पहली रिपोर्ट हो गई। दूसरी रिपोर्ट, कमज़ोर तबकात के बच्चों को अच्छी तालीम देने की सख्त ज़रूरत। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए समाज के कमज़ोर तबकात को अच्छी तालीम देने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने असातिज़ा के एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि ख़त अफ़लास से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों को बेहतर तालीम मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि इससे समाजी बुराई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही तालीम आएगी समाजी बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को जितनी अच्छी तालीम दी जाएगी मुल्क का मुस्तकबिल इतना ही ज़्यादा ताबनाक होगा। देखिए इसमें एक और इसकी सुर्खी इस तरह भी बदल सकती है, अच्छी तालीम ही मुल्क की मुस्तकबिल का ज़ामिन। ऐसा भी कहा जा सकता है, बेहतर तालीम मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन। इस तरह भी कहा जा सकता है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बयान कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने महात्मा गांधी की ईच वन टच वन की अपील को दोहराते हुए कहा कि असातिज़ा की जिम्मेदारी के तलबा में इस फिक्र को फ़रोग़ दें कि हर तालिबी ईच वन टीच वन, नॉट से टच वन, टीच वन, हर एक बंदे को पढ़ाए, एक को पढ़ाए, हर एक को पढ़ाए। हर एक तालिबे इल्म एक अनपढ़ शख्स को तालीम दे। इन्होंने गैर सरकारी तंजीमों से जोर देकर कहा कि वो नाख़वानी को ख़त्म करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि हुकूमत तन्हा इस काम को नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जब लोगों में तालीम आम हो जाएगी तो समाज की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने में आसानी होगी। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती आबादी हमेशा से रोज़े अव्वल से लेकर अब तक इसे बहुत बड़ा मसला बना रहेगा। हर जो भी लीडर आएगा उसको कंट्रोल करने की बात कहेगा। तो वज़ीर आज़म आज़ादी के आसपास की बातें हो रही हैं, तो उस वक्त ये मामला था और आज भी मामला है, तो उन्होंने उसी वक्त से अपील कर रहे हैं। समाज की दूसरी बुराइयों को दूर करने के लिए बेदारी पैदा होगी। इन्होंने कहा कि केरला में इस बात का सबूत मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर 100% तालीम है, जिसकी वजह से आबादी में 1.2% इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 45 के मुताबिक सभी रियासतों की जिम्मेदारी कि वो 14 बरस की उम्र के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराएं, और आइन की 60वीं तरमीम के मुताबिक हर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इब्तिदाई तालीम उनकी मादरी ज़बान में दें। ये दो बातें आपको याद रखने वाली हैं जिंदगी भर के लिए। कौन कौन सी? 60वीं तरमीम, आइन की 60वीं तरमीम और आर्टिकल 45। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो 14 बरस के बच्चों की उम्र के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराए, फ्री एजुकेशन।
और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को उसकी जो एजुकेशन तालीम दी जाए, जो इब्तदाई तालीम दी जाए, वो उसकी मादरी जबान में दी जाए। यह आपका फंडामेंटल राइट्स में शुमार होता है, होना चाहिए और हो, अब तो राइट ऑफ एजुकेशन बनाई दिया गया। रिपोर्ट नंबर 3, जामिया का तरबियती प्रोग्राम बराए उर्दू असातिज़ा। 11 जनवरी सुबह 10 बजे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में 21 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह वाइस चांसलर की सदारत में हुआ। डीन फैकल्टी ने मेहमान खुसूसी डॉक्टर सलामतुल्लाह का इस्तकबाल करते हुए उनकी तालीमी कारनामों पर रोशनी डाली और इन तमाम असातिज़ा का भी इस्तकबाल किया जो दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूलों से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए थे। शोबे के सदर ने तरबियती प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए उनके अगराज व मकासद वाज़ेह किए या बयान की भी लिख सकते हैं आप। मेहमान खुसूसी ने इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाने पर शुक्रिया अदा किया और मसरत का इजहार किया। उन्होंने उर्दू की तदरीस के लिए जदीद तरीक़े और तकनीक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली और इस किस्म के तरबियती प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा मुनक़्क़द करने की अहमियत को वाज़ेह किया। सदर जलसा के शुक्रिया के कलमे से जलसे का इख्तिताम हुआ। अलग अलग किस्म की रिपोर्टिंग है। प्रोग्राम आपका 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का, और ये तो 21 रोज़ा प्रोग्राम था, है ना, वो हुआ। और रिपोर्टिंग कितने कम लफ्ज़ों में हुई और कितने मुख्तसर और जामे अल्फाज में हुई। सारी किसी का नाम भी नहीं आया, एक के अलावा, मेहमान खुसूसी के अलावा, और अपनी सारी बात मुकम्मल भी हो। ये अच्छी रिपोर्टिंग है। हादसाती रिपोर्ट, है ना। अब हादसे की रिपोर्ट कैसे होगी। पिंक लाइन बस की जद में आकर तालिब इल्म की मौत। नई दिल्ली 12 जनवरी। मगरबी दिल्ली के विकासपुर इलाके में आज एक तेज रफ्तार बस के पहिए की जद में आकर एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद क्या हुआ, लोगों ने जो कुछ किया वो है ना, इफेक्ट अमल, रद्द-ए-अमल। हादसे के बाद लोगों ने बस में आग लगा दी। तालिब इल्म का नाम पंकज शर्मा है। बस ड्राइवर को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे उत्तम नगर से 9th क्लास में पढ़ने वाले तालिब इल्म पंकज साइकिल से घर आ रहा था। पंखा रोड सी पॉइंट के करीब तेज रफ्तार से आ रही पिंक लाइन बस ने इसको पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पंकज का सर बस के पहिए के नीचे आ गया और वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बड़ा खतरनाक बयान किया भाई। ये बस रोड नंबर 883 की है। मौका वारदात पर काफी लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बस में आग लगा दी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह इसने भीड़ पर काबू पाया। बाद में बस ड्राइवर ईश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज शर्मा प्रताप गार्डन इलाके में रहता था। उसके बाप का नाम पीडी शर्मा है। मामले की तफ्तीश जारी है। हादसा हुआ है, पुलिस के पास भी लोग जाएंगे, पुलिस भी FIR लिखेगी। पुलिस के मुताबिक भी जो बयान किया है वो भी आपको इसको कलमबंद करना होगा, मंजर आम पर लाना होगा, और पहले जो हादसा हुआ उसको मनोआन बिल्कुल ऐसा ही बयान करना कि हुआ क्या था, एक्चुअल हुआ। मालूमात भी है, हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट भी है और पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई का पूरा खुलासा भी है। खेल कूद से मुताल्लिक रिपोर्ट का एक नमूना देखिए, है ना। हिंद के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई मेहनत पर पानी पड़ गया। हिंदुस्तान की बात है ना, जज्बा देखिए, खबर देखिए, पहले ही पढ़ के मोटिवेशन का ऐसा, है ना, बिल्कुल मोटिवेट हो रहा है। यानी हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ गया। मेलबोर्न 27 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल आज बारिश की वजह से वक्त से पहले खत्म कर देना पड़ा, जबकि मेजबानी टीम ने पहले इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पर 332 रन बना लिए थे। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे टेस्ट को आज चाय के वक्फे से जरा पहले इस वक्त रोक देना पड़ा जब जोरदार बारिश शुरू हो गई और पूरा मैदान जलथल हो गया। मैच के दौरान बकिया 3 दिनों में रोजाना तयशुदा वक्त में 1 घंटा इजाफा करने पर रजामंद हो गए। मैच रुक गया, खेल खत्म, लेकिन 5 दिन का टेस्ट होता है। अब वो पूरे 12 घंटे तो नहीं ला सकते, 8 घंटे 10 घंटे तो नहीं ला सकते। तो उन्होंने क्या कहा, अगले 3 दिन के लिए खेल में एक टाइम में 1 घंटे का इजाफा कर दिया, रीजन भी दे दिया साथ में।
ताकि बर्बाद वक्त को पूरा किया जा सके। खेल के पहले दिन का बेशतर वक्त भी बारिश की नज़र हो गया था। गिल के 3 विकेट पर 138 रन से गिल के 3 विकेट पर 138 से आगे खेलते हुए आज ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर में 194 रन का इजाफा किया। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 285 रन से जीत चुका था। तीसरा और आखिरी टेस्ट सिडनी में 2 जनवरी से खेला जाएगा। ये 3-4 तरह की आपने रिपोर्ट देखी, सब अपने अपने अलग अंदाज में की गई, लेकिन इसमें आपने सबसे पहले चीज़ क्या देखी है, इसकी रिपोर्ट की हेडिंग या सुर्खी वही तय करती है कि क़ारीन आपकी खबर को पढ़ें या नज़रअंदाज करें। जितनी दिलचस्प आपकी सुर्खी होगी, हेडिंग होगी, उतना ही कारी आपकी खबर पढ़ने पर मजबूर होगा या मुतासिर हो। ये डिपेंड करता है, इंसार करता है कि आप कैसे लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। आपके लफ्ज़ों का इंतखाब उस खबर से, उस वाक़े से निकल के आता है जो खबर जिसकी रिपोर्टिंग आप करने जा रहे हैं। मतन पर अपनी सवालात। रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर 3 पहलू शामिल होते हैं। जाहिर बात है ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही है असल वाक़या, पस मंज़र और असरात। रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अहमियत है मकाम, वक्त और तारीख़ को, असल मौजू को, वाक़े के नतीजे और असरात को। मकाम, वक्त और तारीख़ को। रिपोर्ट में ज़बान मौजू से हटकर इस्तेमाल की जाती है, मौजू के एतबार से इस्तेमाल होती है, कि कभी मौजू के एतबार से इस्तेमाल होती है, कभी मौजू का ख्याल ना करके भी ज़बान इस्तेमाल होती है, मौजू के एतबार से इस्तेमाल। रिपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी तवालात, मसरूफियत, मारूजियत, इख्तिसार। तवालत नहीं, तवालत भी हो सकती है लेकिन इख्तिसार के साथ पेश करना होता है, क्योंकि आपको अखबार में लिखना है। अखबार में कोई एक रिपोर्ट तो आपको देनी नहीं, कई सारी रिपोर्ट होती हैं। अगर एक ही रिपोर्ट को आप डिटेल के साथ तवालत के साथ बयान करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा और पूरा अखबार वो काम आपको लगेगा कम पड़ रहा है। आपने क्या सीखा? रिपोर्ट में मकाम, तारीख और असल हक़ाइक़ के बारे में लिखते हैं, बिल्कुल ठीक। रिपोर्ट में हक़ाइक़ का पस मंज़र भी बयान करते हैं, बिल्कुल ठीक। रिपोर्ट में हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ अफ़राद के तासुरात भी लिखते हैं, बिल्कुल ठीक। रिपोर्ट की ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए, बिल्कुल ठीक। और सबसे अहम है ज़बान। हमेशा याद रखिए, ज़बान हमेशा ऐसे इस्तेमाल करनी है जो आम फहम हो, सादा हो, सलीस हो और दूसरे तक समझ में आने वाली चीज़ हो। इख्तितामी सवालात। स्कूल की किसी तकरीब की मुख्तसर रिपोर्ट लिखिए। जो 15 अगस्त यौम आज़ादी का प्रोग्राम की रिपोर्ट देखी थी आपने, उसको ही थोड़ा सा बढ़ा कर या घटा कर लिख दीजिए, आपके स्कूल की तकरीब हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको स्कूल की तकरीब में क्या क्या हवाला देना है? मेहमान ख़ुसूसी का हवाला देना है, सदारत में प्रिंसिपल साहब का हवाला देना है, निज़ामत के फ़राइद किस उस्ताद ने अंजाम दिए वो देना है, ऑडियंस में बच्चे कौन कौन सी क्लास के आए, बच्चों ने कौन कौन से प्रोग्राम पेश किए, है ना, ड्रामा पेश किया, फोक सॉन्ग पेश किया, ग्रुप सॉन्ग पेश किया और कौमी गीत, कौमी तराना पेश किया, है ना, मोनो एक्टिंग पेश की। ये तमाम जो जितने भी आइटम्स बच्चों ने पेश किए, परफॉर्म किए, उन सब की रिपोर्ट देनी है। कौन कौन सी, अगर आप इसमें बढ़ा दें कौन कौन सी क्लास के थे तो आपकी रिपोर्ट मज़ीद अच्छी हो सकती है। उसमें आप ये बताएंगे कि ऑडियंस की, नाजरीन में कौन कौन लोग थे, बच्चे थे और पेरेंट्स, बच्चों के वालिदैन भी आए थे, है ना, माशरे के दोस्तों, उस वक्त के सोसाइटी के सरकर्दा लोगों ने भी इसमें शिरकत की। और उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें उसमें बांटी, झंडा सलामी के बाद प्रोग्राम के ख़त्म पर क्या क्या चीज़ें बांटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले प्राइज़, बच्चों को क्या क्या प्राइज़ दिए या सिर्फ उनकी हौसला अफजाई के लिए प्राइज़ दिए, वो तमाम चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट के जो अल्फाज हैं वो कितने हैं, 500 हैं, 1500 हैं, 1000 हैं या 2000 हैं, उसके हिसाब से आप ये तय कीजिएगा। अपने घर की किसी तकरीब को रिपोर्ट की शक्ल में बयान कीजिए, जैसे शादी की तकरीब या ईद की तकरीब। जिस तरह मैंने इस तरह बताया इसी तरह आप इसमें उतरना है, लेकिन इसमें आपको क्या चीज़ हसाब करनी है? बच्चों के फंक्शंस, ग्रुप सॉन्ग वगैरह, ये चीज़ आप बच्चों के ना करके रिश्तेदारों के कर दीजिए। रिश्तेदार आए, उन्होंने अंताक्षरी खेली, है ना, शादी के जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम है, मेहंदी है, चौथी है, मेहंदी है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं शादी के, उन शादी के रस्मों को बयान करना ज़रा सी हेडिंग के साथ। ये इतने बजे से इतने बजे तक ये प्रोग्राम हुआ, लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, लाल खत आया, ये तमाम चीज़ें आप अच्छे से बयान कर सकती हैं। बारात की अराइवल टाइमिंग, डिपार्चर टाइमिंग, खाने का टाइमिंग, कोई मिस हैपनिंग हो गई तो और कोई बुरी हरकत हुई तो, अच्छी बात हुई तो वो खाने का जायका, खाने में डिशेस कौन कौन सी थी, वो सब उसमें आप लिख सकते हो। अपने घर के आसपास की
किसी तकलीफ के बारे में एक रिपोर्ट कीजिए, है ना, रिपोर्ट तैयार कीजिए। घर की कोई भी तकलीफ, घर के आसपास कुछ भी हो रहा हो, कोई भी फंक्शन हो रहा हो, है वो बयान कर सकते हैं। ईद की नमाज का, ईद की तकलीफ का बयान कर सकते हैं। आपने कभी कोई साइकिल या रक्षा बस की टक्कर देखी हो तो उसकी रिपोर्ट लिखिए। अभी हमने हादसा की रिपोर्ट देखी ना, वो रिपोर्ट उसके हिसाब से बना सकते हैं। इसके अलावा और किसी का, आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ बयान करें, और अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन मेरी आपसे बस एक बार यही गुजारिश है कि इस सबक को आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। इसमें कहीं ना कहीं जो मफ्तू और शुरुआत की जो बातें हैं वो कहानी हमारी अधूरी रह गई है, और किताब आएगी तो वो ज़रूर इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, कि जो खुलासा इस सबक में बाकी रह रहा है वो पुर किया जा सके। इसके साथ मेरा आज का सेशन अपने ख़त्म को पहुंचता है। अगले हफ्ते दोबारा किसी दूसरे सबक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।